नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बहार के साथ सावन भादों में बाढ़ भी होता है। नदियों में उफान और गांव जवार जलमग्न होते हैं, लेकिन नहीं होती स्कूलों में छुट्टी, नहीं होती स्कूलों तक पहुंचने वाले शिक्षकों के पहुंचने और फिर वापस सुरक्षित लौटने की गारंटी। क्योंकि शिक्षकों के लिए उन इलाकों में जाने का एकमात्र विकल्प होता है नाव, और नाव की सवारी खतरे से खाली नहीं होती। देखिए व्यवस्था से सवाल पूछती हमारी ये रिपोर्ट। श्रीनगर के स्कूलों में पढ़ाना आजकल जानलेवा हो गया है। शिक्षक जान हथेली पर लेकर डरते डरते स्कूल के रास्ते पर निकलते हैं और उनके घर वापस आने पर ही घर वाले राहत की सांस लेते हैं। चौंकिए नहीं, हम जम्मू कश्मीर की नहीं बल्कि बेतिया के श्रीनगर की बात कर रहे हैं, जहां शिक्षकों को इसी नाव पर हर दिन गंडक पार कर पढ़ाने जाना पड़ता है। नाव तक पहुंचने तक का रास्ता तय करते हुए शिक्षक अपनी लाचारी और हालात पर हंसते खिलखिलाते जाते हैं, लेकिन नाव पर चढ़ते ही हंसी हवा हो जाती है और हवा डराने लगती है। नाव के हिचकोले खाने पर घिघी बंध जाती है और फिर सोमवार को वो हुआ जिसका हर दिन डर बना रहता था। अटेंडेंस बनाना था और स्थिति यहाँ का है कि एनी टाइम बाढ़ है, फिर भी हम लोग को कोई रिलैक्सेशन इसमें मिल नहीं रहा है जी। कि 1 घंटा रिलैक्सेशन हो। हम लोग जल्दीबाजी में जा रहे थे, तब तक नाव पलट गई और सारे लोग जितने टीचर थे उस पर लगभग जो है पूरे श्रीनगर के टीचर थे और सारे हेडमास्टर थे, सब लोग हम लोग डूब गए। नाव पर 15 से अधिक शिक्षक सवार थे। नाव पलटते ही बैरिया के पटजीरवा घाट पर अफरा तफरी मच गई। ग्रामीण और अन्य नाविक गंडक में कूदे। 1-2 शिक्षक जो अपनी लाइफ जैकेट में थे, उन्हें और डूबते हुए अन्य शिक्षकों को अस्त व्यस्त लेकिन जिंदा बाहर निकाल लिया गया। इस हादसे की सूचना के बाद भी प्रशासनिक लापरवाही को लेकर शिक्षकों में नाराजगी देखने को मिली। जो लेडी है वो क्रिटिकल कंडीशन में है, सारी की वोमिटिंग हो रहा है, वो लोग सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन अभी भी किसी भी अधिकारी के तरफ से कंफर्मेशन के लिए, कोई जांच के लिए कोई मैसेज नहीं आया, न किसी ने हम लोगों का जायजा लिया, न हाल जानने की कोशिश किया। नदी पार या जलमग्न इलाके में पढ़ाने जाने वाले शिक्षकों के आने जाने की सहूलियत की सरकार जांच कर उचित व्यवस्था सुनिश्चित करे, ताकि स्कूल जाने के लिए शिक्षकों को खतरे के खिलाड़ी बनने की जरूरत न पड़े। जीवन रक्षक उपकरण भी मुहैया कराया जाए, ताकि आपात स्थिति में जान पर आफत न आए। बेतिया से कशिश न्यूज के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। चलिए, तो हालात ये हैं, शिक्षकों के लिए ये अनिवार्य किया गया है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं तो उनके घर घर जाएं और उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित करें। लेकिन शिक्षकों के लिए प्रेरणा क्या है? जान के साथ खिलवाड़ करना है स्कूल पहुंचना? इस सवाल का जवाब हम लेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दे। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए अरुण यादव जी हैं, बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित शशांक हैं, और शिक्षकों का पक्ष रखने के लिए शिक्षक नेता मनोज कुमार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मनोज जी, आपने हमारी रिपोर्ट देखी, ये वस्तु स्थिति है जो शिक्षकों को हर दिन झेलना पड़ता है, खासतौर पर उन इलाकों में जहाँ नदियाँ उफान पर है, कई इलाके जलमग्न हैं, तो नाव ही एकमात्र सहारा है। तो इन इलाकों में किस तरह की व्यवस्था की गुंजाइश बनती है? देखिए, पूर्व में जो सरकारें थी और शिक्षा विभाग और विद्यालय जो चलता था, होता यह था कि बरसात के दिनों में विद्यालय में छुट्टी होती थी और जो भी बरसात से प्रभावित क्षेत्र थे वहाँ पर ग्रीष्मावकाश नहीं होता था, वहाँ बरसात का अवकाश होता था। परंतु पता नहीं पिछले वर्ष से ही कोई सिरफिरा पदाधिकारी आया, मैं तो सिरफिरा ही कहूँगा एक शिक्षक के शब्दों में, शब्द तो और भी कटु हो सकते हैं, लेकिन एक सिरफिरा व्यक्ति आया और शिक्षा में सुधार के नाम पर पूरे सारे व्यवस्था को तहस नहस कर दिया। और ये आपने देखा, यहीं पटना के बगल में हमारे साथी अविनाश जी बह गए गंगा जी में, आज तक नहीं मिला उनका, सब भी नहीं मिला। और पूरे राज्य में सबको पता है कि बिहार में आधा बिहार बाढ़ प्रभावित रहता है और वहाँ पर शिक्षकों को विद्यालय जाने के लिए और बच्चों को विद्यालय आने के लिए बाध्य किया जा रहा है, नहीं तो किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल गलत है, तुगलकी है
और इससे हमारे शिक्षकों का तो जान पर खतरा उत्पन्न हो ही गया है। जो आज आपने देखा कि 15 शिक्षक, भगवान का शुक्र था कि वे बच गए। विभाग ने एक पत्र जारी किया कि जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ के शिक्षकों को ले जाने के लिए सरकारी नाव रहेगा, उन्हें लाइफ जैकेट उपलब्ध कराया जाएगा शिक्षकों को। लेकिन कोई बता सकता है, कोई पदाधिकारी दिखा सकता है कि हमारे कितने शिक्षकों को नाव उपलब्ध कराया गया, कितने शिक्षकों को लाइफ जैकेट उपलब्ध कराया गया? सारे लोग ढकोसला करने पर पड़े हुए हैं और पूरे राज्य में अभी जो भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां हमारे शिक्षकों की जान खतरे में है। और यदि यही इसी तरह से रही तो हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। संगठन की ओर से हम लोग आह्वान करेंगे कि जब तक बाढ़ है, चाहे वेतन मिले या न मिले, उन विद्यालयों में शिक्षण कार्य को स्थगित करिए, और नहीं तो शिक्षक वहां पर नहीं जाएंगे। चलिए मनोज जी, इन आह्वानों के बाद की क्या परिस्थितियां बन सकती है, इससे भी आप अनभिज्ञ नहीं है, इस पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सुमित जी, पीड़ा आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या यही स्थिति रहेगी शिक्षकों की? देखिए, निश्चित रूप से ये समझना है कि राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो प्राथमिक सेक्टर हो, चाहे द्वितीयक सेक्टर हो, चाहे तृतीयक सेक्टर हो, विगत कुछ वर्षों में जब भी भारतीय जनता पार्टी और ये पूरा का पूरा जेडीयू एनडीए की सरकार रही है, तब से लगातार मूलभूत चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं बार बार पीछे की तरफ जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन 90 का दशक हमने देखा है, बार बार मैं कहता हूँ कि कहीं ना कहीं नीति निर्माणकर्ता कौन है और नीति का क्रियान्वयनकर्ता कौन है, ये भी देखने की बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो नीति निर्माणकर्ता अगर कहेंगे तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, जिन्होंने नीतियों का निर्माण किया। और नीतियों का क्रियान्वयन किसने किया? तो नीतियों के क्रियान्वयन में भी अहम भूमिका जो है वो एनडीए की सरकार रही। लेकिन जिन लोगों के शासनकाल में न नीति से मतलब थी, न नियत से मतलब था, न उनका नेतृत्व कौशल भी उस प्रकार का नहीं था, ना ही विजनरी प्रोजेक्ट्स पे उनका कभी ध्यान था, जिसका कहीं ना कहीं परिणाम निकल करके आता है कि आज इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। आज आप देखेंगे, एक समय अंतराल में आपने देखा होगा कि पटना से और हाजीपुर को जोड़ने के लिए, चाहे विभिन्न नदियों के ऊपर से पुलों के संबंध में अगर बात करें तो उनको जोड़ने के लिए सिर्फ एक पुल हुआ करता था। लेकिन श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किस प्रकार से दीघा और पटना पुल का किस तरीके से अनावरण किया और किस प्रकार से एक विजनरी प्रोजेक्ट के तहत आपने देखा कि मरीन ड्राइव तक का भी निर्माण किया गया, जो 22 किलोमीटर का जो कॉरिडोर है, किस तरीके से एक दूसरे सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने का काम कर रही है। तो ये सिर्फ शहरों में ही नहीं है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी है कि लगातार हम काम कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए? सबसे बड़ी चीज होती है निवेश की, और उसके पीछे कहीं ना कहीं सीमेंट उद्योग के फलीभूत होने की। तो आज मेरे पास जो डाटा उपलब्ध है उसके माध्यम से मैं एक एक करके आपको बताऊंगा कि नवादा में अडानी ग्रुप की अंबुजा सीमेंट की अंबुजा कंक्रीट नॉर्थ पीवीटी लिमिटेड के द्वारा 1600 करोड़ रुपए सीमेंट की ग्राइंडिंग कंपनी की आधारशिला रखी गई। किसके द्वारा? तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा। मुजफ्फरपुर में अंबुजा सीमेंट, मधुबनी बक्सर में जेके सीमेंट, खगड़िया भागलपुर में अल्ट्राटेक सीमेंट और मधुबनी बक्सर में श्री सीमेंट। हम समझ रहे हैं आप क्या पूछना चाह रहे हैं। सीमेंट उद्योग लगाने का एकमात्र कारण यह है कि कहीं ना कहीं राज्य में सीमेंट उद्योग की खपत हो रही है। और ये किस में हो रही है? तो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए और संगठित ढांचे को मजबूत करने के लिए, जो संगठित चलिए अच्छी बात है। सुमित जी, अब एक छोटा सा जवाब, नहीं हम समझ गए आपकी बात है। आप ये कह रहे हैं कि पर्याप्त पुलियाएं बनाई जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं मनोज जी, शिक्षा कहीं वो वहां तक स्कूलों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए ये रास्ता बता रहे हैं। लेकिन सुमित जी, तो कहीं आपने मनोज जी को शायद ध्यान से सुना नहीं। सुमित जी, आपने मनोज जी को शायद ध्यान से सुना नहीं। आप नीति निर्माता की बात कर रहे हैं और नीतियों के क्रियान्वयन करने वाले व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, लेकिन मनोज जी साफ बता रहे हैं कि 2 साल पहले तक गर्मियों की छुट्टियों को टालकर बरसात की छुट्टियां की जाती थी। तो वो नीतियों में बदलाव करने वाले व्यक्ति ने क्यों नहीं ध्यान रखा कि हमारी भौगोलिक स्थिति इस तरह से है, हमारी व्यवस्था इस तरह से है कि हम वो समुचित सुविधा नहीं दे सकते, तो फिर ये बदलाव क्यों किया गया? देखिए दीपक जी, ये इतनी भी सीधी बात नहीं है। बात ये है कि राज्य में
एक काल में जिस तरीके से बच्चों को एक तरीके से उनकी शिक्षण व्यवस्था को चौपट कर दिया गया था, उस चौपट व्यवस्था को कहीं ना कहीं सुदृढ़ीकरण के लिए शिक्षकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि आधा बिहार जो है वो बाढ़ ग्रसित रहता है और आधा बिहार जो है वो सूखा ग्रसित रहता है, परंतु इन सभी चुनौतियों को दूर करने का एकमात्र तरीका ये है कि हम राज्य में, चलिए हम आपके पास आएंगे सुमित जी, क्योंकि अभी हम तमाम चुनौतियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ शिक्षकों की चुनौतियों की बात कर रहे हैं, और वो भी विशेषकर स्कूल तक पहुंचने में जो चुनौती का वो सामना कर रहे हैं उस पर। अरुण जी, आप क्या कहेंगे? आपने शिक्षकों की पीड़ा, उनकी व्यथा कथा भी सुन ली, सत्ता पक्ष किस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि व्यवस्था में और बेहतरी की गुंजाइश आने वाले समय में है, वो भी सुना आपने। आप क्या कहेंगे? जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो बताएं। सत्ता पक्ष के साथी को सुन रहे थे, ये तो हसुआ के बिहार में कुर्की का गीत। अरे अरुण जी, आपके हिसाब से तो शिक्षा, आपके हिसाब से पहली प्रतिक्रिया नहीं, सुमित जी पहली प्रतिक्रिया बेरोक टोक आनी चाहिए। ऐसे लोगों को मत बताइए। नहीं, अरुण जी अपने शब्दों में मर्यादा रखिए। ये ठीक नहीं है ना, हम रोक रहे हैं ना, हम आपको पर्याप्त, देखिए इनके लिए जो पर्याप्त समय निर्धारित था हमने उसमें इन्हें टोका भी नहीं। हम शिक्षा, ये जो बोलना चाह रहे थे, जिस अंदाज में अपनी बात समझाना चाह रहे थे, हम पहुंचने दे रहे थे। अब आपकी बारी है। गा रहे हैं, समझ में आता है आपको? चलिए अब उनकी बात सुनते हैं सुमित जी। इसको देखिए कितनी एकदम बेलज की तरह। अरे निर्लज पार्टी के प्रवक्ता सुमित जी ये ठीक नहीं है ना। एक पहली प्रतिक्रिया तो आने दीजिए ना सुमित जी को समाप्त कर दिया। सुमित जी हमने आपको समय दिया ना सुमित जी, ये ठीक नहीं है। जानता इस बात को? नहीं, पहली प्रतिक्रिया तो आने दीजिए। अरुण जी आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। लाचार है ये आदत से। चलिए अरुण जी आप अपनी बात रखिए ना, आप उकसाया नहीं कीजिए। मैं आपकी पूरी बात सुनूंगा, लेकिन शब्दों की मर्यादा के साथ बोलिए। चलिए वो तो एक ये जी दीपक जी, अरुण जी बोलिए। दीपक जी, ये अब देखिए शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था से ये भारतीय जनता पार्टी और नीतीश जी की सरकार को इतनी नफरत है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। और खास करके जब से महागठबंधन की सरकार गई है, इन लोगों के साथ नीतीश जी आके बनाए हैं सरकार, तब से तो और बेलगाम हो गया अधिकारी पदाधिकारी। आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री अधिकारी को आदेश देते हैं टाइमिंग को लेकर, लेकिन आज तक वह आदेश का पालन नहीं हुआ। वह अधिकारी आज के तारीख में है भी नहीं। अब समझिए। और दूसरी बात मनोज जी बता रहे थे, शिक्षा विभाग का आदेश है, आप जानते हैं, हम जानते हैं, बाढ़ और सुखाड़ का चोली दामन का रिश्ता है बिहार का। जब जानते हैं हर वक्त बाढ़ आना है और कई जगह पुल पुलिये नहीं है, नाव पकड़ के जाना है, तो उसको फिर नौका का व्यवस्था क्यों नहीं कराइएगा भाई? क्यों नहीं? अब मनोज जी ने कहा शिक्षकों को सुरक्षा की दृष्टिकोण से लाइफ जैकेट क्यों नहीं मुहैया कराइएगा भाई जी? ये इसमें कहाँ है? और आदेश भी हुआ है, निचले स्तर के अधिकारी उसे लागू करने पर तैयार नहीं है, लागू नहीं किया जाता है। यानी सरकार और सरकार के पदाधिकारी शिक्षकों के जान से खेलने पर उतारू है। यहाँ तो सरकार नाम का कोई चीज नहीं है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। आज तो भाजपा नेताओं की हत्या हो गई। चलिए हम फिर दूसरे रास्ते जा रहे हैं। हमें पहुंचना स्कूल है, और हम स्कूल कैसे पहुंचे, सुरक्षित कैसे पहुंचे, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए, इस पर हम बात को आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। अब ब्रेक से पहले हमने समस्या की बात की, और समस्या थी शिक्षकों को सुरक्षित उन इलाकों में जहां नदियां उफान पर है और विद्यालय जलमग्न वाले इलाके से होकर पहुंचना पड़ता है, वहां सुरक्षित पहुंचने की समस्या। अब समस्या का समाधान क्या है, हम पहले विपक्ष से पूछ लेते हैं ताकि वो सलाह दे सके सत्ता पक्ष को, वो सुझाव को धरातल पर उतारें। अरुण जी आपसे जानना चाहेंगे, समस्या तो हमने बात कर ली, समाधान क्या दिख रहा? देखिए, समाधान की बात कागजों में सरकार करती। अभी तो मनोज जी ने कहा, सारे निर्देश दिया गया है कि लाइफ जैकेट मुहैया कराना है, सरकारी नाव मुहैया कराना है, बाढ़ग्रस्त इलाके में जो भी स्कूल है, या फिर आप छुट्टी मुहैया दीजिए। यही कहा, हम लोगों से भी सरकार रही है, गर्मी की छुट्टी नहीं दी जाती थी, और
होता था बाढ़ का, तो उस समय वो छुट्टी दी जाती थी। तो ये सरकार मान का कोई चीज है ही नहीं, सरकार का सुनता ही नहीं, न तो अधिकारी सरकार का सुनता और न तो। चलिए, तो ये गंभीर आरोप है, अधिकारी सुनते नहीं सरकार की। सुमित जी, अगर अधिकारी सुनेंगे नहीं तो फिर ये शासन व्यवस्था कैसे संचालित की जाएगी? क्योंकि अरुण जी सही कह रहे हैं, वो कागजें भी जारी की गई है शिक्षा विभाग की ओर से कि जिलाधिकारी अपने इलाके में अगर समझें कि आवश्यक है छुट्टी देना, पहुंचना चुनौतीपूर्ण है, तो वो छुट्टी पर भी विकल्प पर विचार कर सकते हैं, पर वो भी नहीं हो रहा। देखिए, आज के समय में जी सारा का सारा गाइडलाइन। बिल्कुल, सुन लेते हैं जवाब सुमित जी। देखिए, आज के समय में लगातार जो हमारी एनडीए की सरकार है वो लगातार इन चीज़ों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयास कर रही है। हम लगातार इन विषयों पे काम कर रहे हैं, शिक्षकों के हितों के लिए, उनके लिए, न्याय के लिए, और खास करके राज्य में मूलभूत सुविधाओं को कहीं ना कहीं उन्नत करने के लिए लगातार हम काम कर रहे हैं। और लगातार, बिल्कुल बता रहा हूँ अरुण जी, सुनिएगा तब बता देंगे। बिल्कुल अरुण जी, सुनिएगा तो बता देंगे, सुनिएगा तो बता देंगे ना अरुण जी, क्योंकि आप लोगों ने तैयार की थी ये समस्या। अरुण जी, आप लोगों ने तैयार की थी ये समस्या। बिहार के बच्चों का पलायन करवाया था किसने? आप लोगों ने। बिहार का क्वालिटी ब्रेन ड्रेन करवाया था किसने? आप लोगों ने। बिहार के युवाओं के भविष्य को समाप्त करने का काम किसने किया था? आप लोगों ने। एक राज्य में एक परिवार में 2 मुख्यमंत्री, और दोनों मुख्यमंत्रियों ने यह फैसला किया कि पूरे राज्य को अपने बेटे से कम पढ़ाना है, यानी बेटा 9वीं फेल तो राज्य 8वां फेल। ये उनको राज्य के लोगों को 8वां फेल बना के रखना था, क्योंकि 9वीं फेल राजकुमार को गद्दी पे बैठा के और अंधों में काना राजा कहावत, हम मान लेते हैं आपकी बात करना नहीं, था। नहीं, सुमित जी, अंधों में काना राजा कहावत चरितार्थ करने के लिए इस प्रकार से नहीं, ठीक है सुमित जी, शोर मचाने से नहीं होगा। अरुण जी 1 सेकंड रुकिए, सुमित जी 1 सेकंड रुकिए, करने से नहीं नहीं, होगा। वक्त व्यर्थ जा रहा है ना। भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस बैठी रहे पगुराए, तो यही आरजेडी के नहीं, ये व्यवस्था, आरजेडी का ये कहना है कि ये शासन व्यवस्था में ये हो रहा है। नहीं, सुमित जी और शिक्षा, सुमित जी, आप आधारभूत संरचना को तैयार करने में जुटे हुए हैं, ठीक है, तात्कालिक क्या समाधान है? सुमित जी, तात्कालिक समाधान बताइए ना। हम लगातार विपक्षी काम कर रहे हैं बिहार में शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, शिक्षण के तरीकों को। नहीं, ठीक है, आप काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, और काम किया भी जाना चाहिए। आप सत्ता में हैं, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? चलिए हम मनोज जी से जान लेते हैं। मनोज जी, पहले इन्हीं के शिक्षा आपके सहकर्मी, आपके साथी भुक्तभोगी हैं, तात्कालिक समाधान क्या दिख रहा है? क्या छुट्टी करा देनी चाहिए? ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर छुट्टी करा देते हैं तो फिर बच्चों का पठन पाठन प्रभावित होगा। चलिए ठीक है सुमित जी, अब मनोज जी की बात सुन लेते हैं, अब भुक्तभोगी की बात सुन लेते हैं। आपने बहुत अच्छा विषय पर किया है, आज उठाया है, डिबेट किया है, इसलिए कशिश न्यूज को हम बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ हो गया ना सुमित जी, हो गया, आप सुन लेते हैं ना, आप भुक्तभोगी को बोलने का मौका दीजिए एक बार। अरुण जी ठीक है, हो गया। दोनों हैं, पक्ष विपक्ष दोनों हैं। इन लोगों से यही आशा और अपेक्षा है हम शिक्षकों का, राज्य के तमाम 6 लाख शिक्षकों का, कि जो भी कठिनाई है पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर दूर करें। चूंकि बाढ़ जो रोड है, बिल्कुल अभिषेक जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, अच्छी बात है, आप करिए, लेकिन जब तक आपका डेवलप नहीं हो जाता है, जो पुरानी परंपरा है इस राज्य में रहा है आजादी के बाद से, कि बरसात के दिनों में, जरा सा आप लोग सुनेंगे, जरा शिक्षकों की बात भी सुनिए, गंभीरता थोड़ा जरा सा शिक्षकों की भावना को सुनिए, मुद्दे पर थोड़ा गंभीर हो। यही अपील करूंगा इस चैनल के माध्यम से कि आप जो पूर्व में आजादी के बाद से या आजादी के पहले से ही चलते रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहां आप छुट्टी कर दीजिए, और छुट्टी यदि नहीं करते हैं, आपको पढ़ाना बहुत जरूरी लग रहा है, जान से भी ज्यादा जरूरी यदि पढ़ाई है, तो आप शिक्षकों को और छात्रों को दोनों के जान की सुरक्षा की व्यवस्था करिए। हमारे शिक्षक पढ़ाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूर्व में होते रहा, जैसे यही
बख्तियारपुर से उस तरफ है रूपसपुर। चलिए, तो ये समझ लिया कि वो विकल्प अगर आप मानने को तैयार नहीं है, एकदम संक्षेप में एक दीपक लाइन। जी, मैं संक्षेप में अपने साथ बैठे शिक्षक नेता को बस इतना आश्वासन देना चाहूंगा कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है और निश्चित रूप से जो अधिकारी चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। अरुण जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, सुन लीजिए। अरुण जी, बहुत ही एकदम समय नहीं है, पूछिए इनसे सुमित बोलिए। जी, आप अरुण जी, अपनी बात बोलने रखिए। तो दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलने वाला हूं। जो भी अधिकारी इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और जो भी नेता इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, निश्चित रूप से इस विषय को संज्ञान में लेते हुए मैं भी अपने माध्यम से अपने शीर्षस्थ नेताओं के पास ये विषय पहुंचाने का काम करूंगा और निश्चित रूप से हमारी सरकार जो है इन विषयों को संज्ञान में लेते हुए कार्य करेगी। चलिए, हम उम्मीद करते हैं ऐसा हो, क्योंकि पहले जो प्रयास हुआ था वो प्रयास प्रफुल्लित नहीं हुआ और वो बोट की व्यवस्था की गई थी, लेकिन छोटे नाव की व्यवस्था की गई थी, लाइफ जैकेट की व्यवस्था की गई, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। तो एक नाव पर कुछ शिक्षक लाइफ जैकेट पहने और कुछ शिक्षक ना पहने, तो ऐसे में शिक्षकों ने उसका बहिष्कार किया कि हम लाइफ जैकेट नहीं पहनेंगे। सरकार द्वारा व्यवस्था जो नाव की कराई गई थी, उस नाव पर बैठने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि पर्याप्त साधन उपलब्ध नहीं थे। तो अपर्याप्त साधन में सिर्फ नाम हो और काम ना हो, तो ये किस काम का? शिक्षकों ने इसका ध्यान रखा और सरकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षक सुरक्षित स्कूलों तक पहुंचे और घर वापस भी सुरक्षित आए, पठन पाठन भी छात्रों का प्रभावित ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण यादव जी, सुमित शशांक जी और मनोज कुमार जी, अपना समय देने के लिए इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज।